हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम लोग कुछ सीरीज लेके आए हैं। और यहाँ इसमें आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल, जिसका हम सामान्य परिचय की चर्चा करने वाले हैं। ये यूपी में जो कांस्टेबल के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें आपको डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे सीधे के सीधे, और इन्हीं में आपको सीधा याद कर लेना है। और जो क्वेश्चन बन रहे हैं बस उनको याद करना है आपको पॉइंट टू पॉइंट। और हम इस तरीके से शुरू करेंगे और 10-15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो ज्योग्राफी में जो सामान्य परिचय से ज्योग्राफी के हो सकते हैं वो इसी से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो हमें ये बताना है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में हम जानते हैं कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब चूँकि 7वां है तो उससे पहले जानने पड़ेंगे कि 6 कौन से हैं, जो पहला कौन सा है। तो इस तरीके से देखें तो हम बात करते हैं कि पहला हमें देखने को मिलता है वो रसिया होता है, दूसरा कनाडा होता है, तीसरा हम चाइना पे आते हैं, और चौथा हम नॉर्थ अमेरिका पे आते हैं जिसको अक्सर हम लोग यूएसए पढ़ते हैं। और चौथा के बाद 5वां देश आता है वो हमारा ब्राज़ील आता है। उसके बाद 6वां देश हम जानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा देश आता है 7वां, जिसको हम इंडिया कहते हैं अपने इंग्लिश में। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं 7वां पूछ रहा है और इंडिया के साथ आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक पूछ सकता है तो 8वां देश पूछता है तो आपको क्या लगाना होगा। तो 8th नंबर पे जो देश आता है उसका नाम है अर्जेंटीना। तो आपको अर्जेंटीना लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का क्षेत्रफल संसार की दृष्टि या संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो दे रखा है कि 2.4% है, परंतु इसकी मानव जाति पूछी गई है जनसंख्या कितनी है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड के हिसाब से हमारे देश में कितनी जनसंख्या स्टे करती है या तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे देश में लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। बेसिकली एग्जैक्ट अगर पूछता है तो आप 17.5% लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट है कि हमारे देश में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और ये जो दे रखा है वो क्षेत्रफल है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है ना। और बाकी अगर आप क्षेत्रफल उसके हिसाब से देखें तो 32,87,383 के आसपास किलोमीटर में आपको मिलेगा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन जाते हैं। तो जिस देखा जाए कि इसमें अगला क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये जानना है। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो अभी बताया आपको कि वो कौन सा हो सकता है। तो इसमें हम लोग जैसे लगा रहे हैं कि इतना किलोमीटर है तो हमारा बनेगा आंसर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको। लेकिन कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो कि हमारा इतना है और ये हमारे अक्षांश और देशांतर की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो गलत आंसर बनेगा वो भारत के राज्यों की संख्या 26 नहीं है, हमारे यहाँ कितनी है राज्यों की संख्या 28। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है 8। ठीक है ना। तो यूटी तो आप समझ ही रहे हैं कि अभी जो 2 यूटी जोड़ के पहले 9 हुआ करते थे, अब वो दोनों 2 दमन दीव और दादर नागर हवेली को जोड़ के एक कर दिया गया 2020 में। तो उसके बाद हमारे यहाँ यूटी हो गए हैं 8। आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना यानी गलत कौन सा है। तो गलत बताना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो हमने अभी जैसे ऊपर देखा कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी सही है कि दूसरा है। लेकिन अभी अगर पूछता है तो हम इसको कह सकते हैं कि चाइना पहले पे है। बच्चों के अभी हम बोलेंगे नहीं, हम इसको दूसरा ही मानेंगे, क्योंकि जब तक हमारा सेंसस नहीं आ जाता है तब तक हम इसको दूसरा ही मानेंगे। और अगला जैसे बता रहा है कि भारतीय इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय
इसके मिज़ोरम में होता है, मिज़ोरम राज्य में होता है, ये बात गलत है। मिज़ोरम राज्य की जगह आप इसमें अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, जिसमें इसका सबसे पूर्वी जो बिंदु है उसका नाम है, पूर्वी बिंदु का क्या नाम है आपका, केबिथु। क्या नाम है, केबिथु। तो केबिथु आप लगा दें अगर आता है तो। पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु भारत में कौन सा है अगर कोई पूछता है तो वो आप लगाएंगे केबिथु, वो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछ रहे हैं कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहली बात हम जानना चाह रहे हैं इसमें कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है। तो भारत को ये 2 बराबर भागों में बांटती है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। तो 8 राज्यों से हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है। तो हम इसमें से जानेंगे कौन से 8 राज्य हैं। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर हमें मिलेगा ये छत्तीसगढ़, फिर अगला मिलेगा झारखंड, फिर अगला मिलेगा वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं त्रिपुरा, और अगला है मिज़ोरम। तो ये इस तरीके से ये 8 राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें से इस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि मैंने ऊपर पहले बता दिया है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेस्ट से लगा के ईस्ट की तरफ जाना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्या करते हैं, नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो ये जानना है कि नहीं गुजरती है, सीधी बात है। तो किस से नहीं गुजरती है, जो हमने अभी बताया कि जैसे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो हमारा आंसर बनेगा मणिपुर। तो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। ये हमें जानना है कि कौन सा अक्षांश जो है वो लगभग 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 पे होती है। कितने पे होती है, 23.5 पे होती है। और चूंकि हमारा गोलार्ध जो है वो नॉर्थ गोलार्ध है, कितना है, नॉर्थ गोलार्ध है, और इसी वजह से हम इसका आंसर जो लगाएंगे वो 23.5 उत्तर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कर्क रेखा 23.5 है और नॉर्थ गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। इसके अलावा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो उसके हिसाब से अगर पूर्वी गोलार्ध पूछता है तब लगाएंगे, लेकिन अगर अभी ये उत्तर दे रहा है तो हम 23.5 उत्तर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो 2 बार मतलब काटती है, तो कैसे काटेगी और कौन सी नदी है वो हम इस मैप के जरिए समझते हैं। तो देखिए कि इस मैप में एक नदी है माही नदी, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं, बेसिकली इस तरीके का इनका झुकाव होता है। तो इससे एक नदी निकलती है माही नदी, और कर्क रेखा हमारी इस तरीके से है। तो देखा जा रहा है कि विंध्याचल से निकलने के बाद वो इस तरीके से इसको एक बार यहाँ काटती है और एक बार यहाँ काटती है। तो आप देख रहे हैं कि 2 जगह काट रही है, कि एक बार तो काट रही है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा पेन छोटा कर लूँ, और इस तरीके से यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार काटती है, और कौन सी काट रही है, तो हमारी नदी हो जाएगी माही नदी। कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये माही नदी जो है वो 2 बार इसको कर्क रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। अब यामोत्तर क्या चीज़ है, यामोत्तर नहीं गुजरती है। यामोत्तर का मतलब है कि भारत का एक मानक समय रेखा होती है जो भारत में टाइम के लिए यूज़ करी जाती है, जिससे हम पूरे भारत में एक समान समय समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये कहाँ से गुजरती है वो हम जान लेते हैं।
तो बेसिकली वो इस तरीके से गुजरती है। तो इस तरीके से गुजरती है तो कौन से राज्य पड़ जाएंगे वो जान लेते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि आम उत्तर नहीं गुजरती है, तो बेसिकली इसमें 5 राज्य आते हैं। एक आता है यूपी, दूसरा आता है आपका कौन सा आता है, एमपी, और तीसरा आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथा आपका आता है आंध्र प्रदेश, और पांचवा आपका आता है उड़ीसा। बेसिकली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आप 5 आते हैं। और इसका अगर कोई आपको ट्रिक याद करना है तो ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, मौका करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, MAUCA, मौका। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं, मौका, सॉरी। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश, O मीन्स उड़ीसा, U मीन्स यूपी, C मीन्स छत्तीसगढ़, और A मीन्स आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से 5 राज्य बन जाते हैं कि इस तरीके से यूपी, छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, M फॉर MP। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। जो नहीं है वो हमारा आंसर नहीं बनेगा, यानी कि महाराष्ट्र जो है हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो अब हमको ये जानना है कि कौन से नगर से होकर गुजरती है। तो जो गुजर रही थी 5 राज्यों से, हमको जानना है कि इनमें से कौन सा जगह जो है वो इन 5 में से किसी एक जगह पे पड़ती है। तो देखें तो दिल्ली नहीं पड़ता है, नागपुर नहीं पड़ता है, पटना नहीं पड़ता है, तो बचा कौन सा, यूपी का इलाहाबाद। और बेसिकली इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, जहाँ से अगर आपको इलाहाबाद नहीं देता है तो नैनी देगा, ये दोनों नहीं देता है तो आपको एक मिर्ज़ापुर करके जगह देगा। और मिर्ज़ापुर जो जगह देगा अगर वो देता है तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर भी अपने यूपी के साउथ में पड़ जाता है, जहाँ सोनभद्र के ऊपर इस जगह पे। तो ये आपका मिर्ज़ापुर हो जाता है। तो अगर ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये देता है मिर्ज़ापुर, तब भी आपका आंसर मिर्ज़ापुर माना जाएगा। तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है, यानी कि हमारी जो इंडियन डेट लाइन है। तो उसको देखें तो हमारी कौन सी है, ये जो अभी मैं बता रहा था कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका हम लोग बेसिकली वो 82 डिग्री और 30 मिनट होता है, और ये पूर्वी होता है। तो इसको आप याद कर लें कि 82.5 जो हमारी रेखा है वो गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। जो मैं ट्रिक बताया आपको, मौका, MOACU, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि मौका, और मौके में कौन सा था, MP था, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। जिस तरीके से आप 5 याद कर सकते हैं। कोई सा भी राज्य पूछता है कि कौन से नहीं गुजरती है तो आप लगा दीजिए, अगर ये कहता है कौन से गुजरती है तब भी आप लगा दीजिए, कौन सी डिग्री पे है वो बता दें, कहाँ से गुजरती है तो आपको मैंने अभी बताया कि या तो इलाहाबाद, या तो नैनी, या तो मिर्ज़ापुर। तो आप इनमें से कोई सा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो जैसा कि मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, तो इलाहाबाद के नैनी से हमारा ये IST यानी 82.5 जो डिग्री और 30 मिनट की रेखा पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जिससे हम अपना समय मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। अब ग्रीनविच माध्य समय क्या है, तो हमारे ग्रेट ब्रिटेन और से होकर 0 डिग्री हमारी देशांतर गुजरती है। अब चूँकि वो लंदन में एक ग्रीनविच समय है, जगह है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया, और वहाँ से हम इसको 0 डिग्री मानते हैं। तो वहाँ से मानते हैं, इसीलिए हम लोग उसके कंपैरिजन में या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ समय को मापते हैं। जो भी समय पूरब की तरफ होंगे वो प्लस किए जाते हैं, और जो समय पश्चिम की तरफ देखे जाते हैं उनमें माइनस किया जाता है।
ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत हमारा जो है वो पूरब की तरफ पड़ता है, और पूरब की तरफ पड़ता है तो कितना पड़ता है, तो 82.5, कितना 82.5। अब 82.5 पड़ता है तो किस तरीके से देखा जाएगा कि 82.5 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो 82.5 है। और चूँकि हम आपको कभी किसी और वीडियो में ये चीज़ बताएंगे कि कितना टाइम कैसे चेक करते हैं, फिर भी मोटा मोटा आपको बताते हैं कि 15 डिग्री चलने पर 1 घंटा काउंट किया जाता है। तो जिस तरीके से 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है यानी 1 आवर्स होता है, उस तरीके से 82 तक पहुंचने के लिए 15 पहिए 75 तक तो जाना पड़ेगा पहला। तो 5 घंटे हो गए, यानी कि 5 आवर्स हो गए। 5 आवर्स ये हो गए 75 डिग्री के। अब बचता है 7.5, 7.5 बचता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 15.5 का आधा हो गया, तो इसका भी हम आधा करेंगे यानी 30 मिनट कर देंगे। और 30 मिनट जब जोड़ेंगे तो टोटल 82.5 पे कितना टाइम बन जाएगा, तो 5.5 घंटे बन जाएंगे। और ये कौन से होंगे, प्लस वाले होंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 5.5 घंटे का है। आगे बढ़ते हैं, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अब देखिए कि ये मैप है और हम इसमें ये देखते हैं दूरस्थ बिंदु का क्या मतलब है, यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि साउथ वाला पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये पूछ रहे हैं दक्षिणतम बिंदु। अब भारत का जानना है तो मैं आपको एक के साथ चारों बता देता हूँ, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि अगर मान लो वो नॉर्थ का पूछता है या आपको पूरब का पूछता है, पश्चिम का पूछता है, तो आप अपने हिसाब से लगा लें। तो यहाँ पे आपको लगाना है कौन सा, जो मैंने अभी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है केबिथू, केबेथू पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश में केबिथू पूर्वी है पश्चिमी है, तो अपने हिसाब से लगा देना कि पूर्वी है। कौन सा है, पूर्वी है। नॉर्थ में पूछता है तो आप इसको इंदिरा कॉल बताना। कौन सा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और पश्चिम में पूछता है तो पश्चिम में आपको लगाना है गुहार मोती या गोहर मोता, गोहर माता, गोहर मोता, गुहार मोती। ये 3-4 नाम है बेसिकली। आपको गुहार मोती ये भी अगर आता है तो भी सही है, और गुहार मोता आता है तब भी ठीक है। तो जिस तरीके से जाना है। अब साउथ वाला पूछ रहा है, तो साउथ वाला पूछ रहा है तो हमारा लिखा हुआ है, मैं अलग से लिखूं या ना लिखने की बात है। ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, यहाँ ऊपर हुआ इंदिरा कॉल, नीचे हुआ हमारा इंदिरा पॉइंट। तो हम लिख देते हैं कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे दक्षिण बिंदु हो जाता है। अब चूंकि दक्षिण बिंदु ये है कहाँ, इसको भी जान लेते थोड़ा सा। ये है हमारे ग्रेट निकोबार पर, तो इसलिए अंडमान निकोबार का पार्ट है। अगर कोई कहता है कि वो भारत की स्थल की सीमा पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ, तो यहाँ पे अगर पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे, कन्याकुमारी। कौन सा लगाएंगे, कन्याकुमारी। ठीक है ना। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसका नाम है केप कमोरिन। इसको अगर ऐसे पूछता है कि दूसरा बताओ तो केप कमोरिन। ये भी आप ध्यान में रखें कि अगर आपको भारत के स्थल सीमा पर कौन सा दक्षिणतम बिंदु है ऐसा पूछता है तो आप केप कमोरिन या कन्याकुमारी में से कोई भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। सेम पूछा हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, जो मैंने अभी बताया कि वो आपका कहाँ मिलेगा, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। तो वो कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, बड़ा निकोबार पे मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। अब चूँकि मैंने बताया कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपको मैंने केबिथू बताया। और सबसे पश्चिमी राज्य पूछ रहा है जिसमें गुहार मोती की बात की गई थी, और बेसिकली ये राज्य है कौन सा, तो ये हमारा गुजरात है। तो पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हो गया गुजरात। तो दोनों हमारा आंसर कौन सा हो जाना है, डी।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम यानी कि हमारा सबसे पश्चिम वाला बिंदु पूछ रहा है कौन सा है। अब चूंकि वो नाम नहीं पूछ रहा है, वो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से पूछ रहा है, तो हम इसमें देशांतर के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि ये लाइन कौन सी जा रही है, ये हमारी देशांतर रेखा कौन सी गुजर रही है, इसको पूछ रहे हैं। तो सबसे हमारी पश्चिम वाली जो रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में है। कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि या तो वो देशांतर पूछे, या तो वो जगह का नाम पूछे, या तो वो राज्य का नाम पूछे। आप तीनों लगा लेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो देख रहे हैं आप, वो कहना चाह रहे हैं कि ये वाला सागर, ये वाला बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और अपना कौन सा? हिंद महासागर। बेसिकली ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, तो पूरा हिंद महासागर अब कहाँ मिलता है? तो आप देख रहे हैं कि एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे? हम लगाएंगे रामेश्वरम। कौन सा लगाएंगे? रामेश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम यहाँ पे एक द्वीप का नाम है, एक आइलैंड का नाम है रामेश्वरम, जिसको वो इंगित करवा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह है। तो आपको थोड़ा बारीकी से जानना है। यहाँ पे एक पाक जल संधि है, कौन सी है? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं जिसको। तो पाक जल संधि ये पूछ सकता है आपको कि कौन सी है, तो आप पाक जल संधि बोल सकते हैं, या पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। अब ये जल डमरू मध्य क्यों है? क्योंकि ये एक, जैसे हमारे शिव जी हैं तो उनका डमरू होता है उस तरीके की साइज का है, इधर भी बड़ा है, इधर बीच में पकड़ने के जैसा होता है, उस तरीके से है, तो इसको जल डमरू नाम दिया गया है। तो जिस तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जल डमरू, पाक जल डमरू लगाएं, रामेश्वर लगाएं, तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती या नहीं मिलती है? तो कौन सी सीमा नहीं मिलती है, किस राज्य की नहीं मिलती है? तो आप जान लें कि बांग्लादेश हमारा इस साइड है। और कौन से राज्य मिल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये मैं आपके लिए मैं बना देता हूँ, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कौन से राज्य मिलेंगे। तो एक तो हमारा वेस्ट बंगाल, कौन सा राज्य मिलेगा? वेस्ट बंगाल। फिर दूसरा राज्य मिल रहा है हमारा कौन सा? असम। फिर मेघालय, और तीसरा हमारा मिल रहा है त्रिपुरा, और चौथा पांचवा मिल रहा है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम इस साइड, फिर त्रिपुरा ये वाला, मेघालय ये वाला, असम इधर भी है और इधर भी है, और वेस्ट बंगाल यहाँ से लेके ये सब मिल रहा है। तो 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगा रहे हैं, ठीक है ना। और कौन सा नहीं लगाता है वो हमसे पूछा गया है, तो हम इनमें से जो नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय हैं, और मणिपुर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर किस साइड है? मणिपुर यहाँ पे है, जो हमारे मिज़ोरम के ऊपर है, जो सीमा नहीं लगाता है। तो हम इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा मणिपुर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ मिलती नहीं मिलती, साथ नहीं मिलती? तो कौन से राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है, ये हमें पूछा गया है। तो हमको इसमें कौन सा आंसर लगाना है कि भूटान के साथ कौन सा मिल रहा है। अभी हम जान लेते हैं मैप के जरिए कि भूटान के साथ कौन सा मिल रहा है। जैसे ये रहा भूटान का मैप, और इसमें जान लेते हैं कि एक तो ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, एक असम मिलेगा, एक वेस्ट बंगाल मिलेगा, एक सिक्किम मिलेगा। तो 4 राज्य हमारे सीमा लगा रहे हैं भूटान के साथ, और जो सा नहीं लगाएगा, जो नहीं लगाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा? एक हमारा सिक्किम होगा, एक अरुणाचल प्रदेश होगा, एक वेस्ट बंगाल होगा, और हमारा मेघालय इसके साथ सीमा नहीं लगा रहा है क्योंकि मेघालय इस साइड है। तो इस तरीके से आंसर हमारा मेघालय हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब ये पूछ रहा है किस राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगेगी। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में सबसे बड़ा है, तो उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे जान लेते हैं
कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितनी बड़ी है। जैसे हम यहाँ से इतना जान रहे हैं कि ये है, इधर है म्यांमार, और इसके साथ सीमा जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक लगाता है, यहाँ से अपना नागालैंड हो जाता है, ये अपना मणिपुर हो जाता है, और ये हमारा मिज़ोरम हो जाता है। तो इतनी सीमा जो है वो मिज़ोरम के साथ लगाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसके हिसाब से वो सबसे बड़ी सीमा हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब इसमें पूछा रहा है बनाता है, तो पाकिस्तान से कौन से राज्य सीमा लगाते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा बेसिकली भारत के साथ इन राज्यों से मिलती है, जो मैं अभी बाउंड्री कर देता हूँ। तो कौन से राज्य आ जाएंगे, जिसमें 2 यूटी भी बन गए हैं तो वो भी आ जाएंगे, एक लद्दाख, एक वेस्ट बंगाल, सॉरी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कौन से बनेंगे, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हमारा नहीं है, इसमें जब पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, स्थल यानी कि लैंड के हिसाब से सीमा लगती है। वो हम जो जान रहे हैं कि कौन सी लगती है, तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी लगेगी, बांग्लादेश की। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, स्थलीय सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। और कितनी लगती है, लगभग 4000, कितनी, लगभग 4000 या 97, 106 किलोमीटर, ये मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा 1947 में की गई थी, बनाई गई थी, वो किसके जरिए की गई थी, किसने बनाया था, कौन कमिश्नर था उसका। तो ये रेडक्लिफ रेखा थी, और ये सर रेडक्लिफ थे जो जिनकी अध्यक्षता में ये सीमा बनाई गई थी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है। कौन सी लाइन, डूरंड लाइन, यानी हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा हो रही है रेडक्लिफ, तो डूरंड लाइन पूछा है तो वो हमारी किसके साथ बनेगी, अफ़गानिस्तान के साथ बनेगी। यानी भारत और अफ़गानिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनती है, डूरंड। अब ये कहाँ पे टच करता है, तो ये हमारे लद्दाख वाले एरिया में टच करता है। 106 किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाएगी इसकी सीमा, जो हमारी लद्दाख और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये तो सब बच्चों को पता होता है कि मैकमोहन रेखा बोलते हैं इसको, ये आप सभी लगा देंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कौन सा है, पाक जलडमरू मध्य, जो कहाँ है आपका, इस साइड पे है, पाक जलडमरू मध्य। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे कि भारत और श्रीलंका से के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, कौन सी जल संधि है, कौन सा आइलैंड है, वो आपको मैंने अभी बताया कि रामेश्वरम है। तो और इसके अलावा पाक जलडमरू मध्य बताया, पाक जल संधि, ये आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। यानी तीनों से मिलनी चाहिए, नेपाल से भी मिल रहे हैं, भूटान से भी मिल रहे हैं और चीन से भी मिल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है हमारा, तो बेसिकली वो राज्य है आपका सिक्किम, जो तीनों जगह से आपको मिलेगा दिखाई देते हुए। ये इधर हो गया नेपाल, ये हमारा सिक्किम, ये हो गया भूटान, और ये हमारा हो गया चाइना। चाइना मीन्स तिब्बत, जो चाइना के अंदर था। थोड़ी देर में
अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा, यानी कि पूछ रहे हैं कि आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ, कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हम देखेंगे कौन सा राज्य हैं जिनकी सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती हैं। तो देख रहे हैं कि नेपाल की सीमा लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास लगती है। पाकिस्तान की सीमा लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास लगती है। और चीन की सीमा लगभग 3400 किलोमीटर के आसपास लगती है। और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 के आसपास लगती है। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि नेपाल सबसे पहले, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लगने वाला नेपाल, फिर हमारा कौन सा है, पाकिस्तान, और फिर हमारा है चीन, और फिर हमारा है बांग्लादेश। इस तरीके से आप अपना सीक्वेंस बना सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे हो गए हैं 30 के 30 क्वेश्चन, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। जैसा भी लगे हों आप अपने कमेंट डाल दें और मैं बाद में इनको चेक करूँगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी हम इसमें करेंगे। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मूल्यवान होगा, और आप अपना कीमती समय दिए उसके लिए हम दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हो सकता है उनका भी भला हो जाए, वो भी कुछ चीज़ें जो बेसिक जानकारी हमने बताई हुई हैं वो जान जाए। और ये बेसिक हैं, साथ में ये बहुत ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2, 3, 4 नंबर जो बना सकती हैं वो बना सकती हैं। और इसमें फ़िक्स है कि 30 में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाने। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।